बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि इस वक्त मुल्क के अंदर फलाह व बहबूद के लिए और नौजवानों की तालीम व तरबियत के लिए हम बेहतरीन तवज्जो दे रहे हैं। तमाम तालीमी इदारे फ़ाल कर दिए गए हैं। जो गैर मुल्की यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीन दहानी के साथ ये वादा करते हैं कि वो यहाँ पर महफूज हैं। इसके साथ साथ उन्होंने गैर मुल्कियों का शुक्रिया भी अदा किया है जो अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पंजशेर के हवाले से ये कहा कि हम अब भी आम मुआफ़ी के ऐलान पर कायम हैं और उम्मीद करते हैं कि मज़ाहमत की बजाय मुफ़ाहमत से ही सूरत हाल पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर सूरत हाल देखी जाए तो 31 अगस्त तक अमेरिका का इनखला वहां से होता मुमकिन दिखाई नहीं देता। अगर वो इनखला नहीं होता तो फिर सूरत हाल किस नहज पर पहुंचती है। और दूसरी जानिब अगर आम माफी का ऐलान अभी तक बरकरार है तो वो तंजीमें जो कल अदम थीं, जो दुनिया में दहशत गर्दी फैलाने का बायस बनी, कि आम माफी उनके लिए भी होगी या उनके लिए स्ट्रेटेजी और तरीके की है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के हवाले से तो दो टोक मौक़िफ़ दे दिया तालिबान ने कि उनको अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो दाइश और टीटीपी के हवाले से प्लानिंग क्या करेंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है। मैंने पहले दिन भी प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई ये समझे कि टीटीपी, पाकिस्तान, दाइश या और कोई ऐसी तंजीमें, कालाधन तंजीमें जिनको भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दे रखी थी, वहाँ से इस्तेमाल किया जाता था, उनके कौंसलेट जो थे वो इसी काम के लिए थे, तालिबान के वहाँ पे आने के बाद उनमें से बहुत से लोग तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी और तरफ निकल गए, लेकिन बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपने हुलिये चेंज कर लिए, जिन्होंने अपने कोड चेंज कर लिए, जिन्होंने अपने ठिकाने चेंज कर लिए। एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उस जगह चलेगी, शुमाली तहाद में चलेगी। कुछ तादाद जो है वो आज भी काबल में, कंधार में, हरात में मौजूद है। और मैं आपको एक इस हवाले से ख़बर दे दूं कि जनाब, मेरे पास इतला ये है कि 100 से ज़ायद दाइश और टीटीपी के ऐसे अफराद जो शरपसंदी फैला रहे थे, जिन्होंने फैलानी थी, जिनके मतलब तालिबान के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अभी उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर नहीं की जा रही, उनकी गिरफ़्तारी बहुत जल्द ज़ाहिर कर दी जाएगी। और उन गिरफ़्तार होने वालों में से चंद इंडियन भी शामिल हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, कुछ अरसे बाद आपको ये चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन तालिबान की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आम माफ़ी का ऐलान ज़रूर है, लेकिन आम माफ़ी किसके लिए? जो अफ़गानिस्तान के मामलात में मुलव्वस थे, जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत में थे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत में रह के कोई ना कोई ऐसा काम किया, उनके लिए नहीं। जो वहाँ बैठकर दहशत गर्दी कर रहे थे, करवा रहे थे, दहशत गर्दी में बिलवास्ता बिला वास्ता मुलव्वस थे, उनके लिए ये ऐलान नहीं है। यासर, एक तो ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की तरफ से लिस्टें चलेंगी। लिस्टें पाकिस्तान ना भी देता तो तालिबान ने जिस वहाँ पर तेज़ी से काम किया, तालिबान को जितनी वहाँ पर इंफॉर्मेशन थी, वो तालिबान के पास वो तमाम चीज़ें बहुत पहले से ही मौजूद थी। और तालिबान के बाकायदा, आपको पता, तालिबान का बाकायदा एक इंटेलिजेंस विंग है बाकायदा। आप अब दुनिया ये समझे कि वो तालिबान जो आज से 20 साल पहले थे वो आए, हथियार उठाए और आके लड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। अब उनमें बेहतरीन लोग हैं। आप देखें ना, उनके तर्जमान की गुफ्तगू सुने, उनके सवालों के जवाबात सुने, तो कोई कह सकता है कि ये वो तालिबान 20 साल पहले थे? उनका तहम्मुल, उनका लहजा, उनका तहम्मुल से बोलना, उनका बात सुनना, उनका पूरी दुनिया के तमाम लोगों से रब्ता करना। अब इन तालिबान का एक अपना इंटेलिजेंस विंग है, उस इंटेलिजेंस विंग के पास तमाम चीज़ें मौजूद थी। उस इंटेलिजेंस विंग को ये भी इल्म था कि इन टीटीपी, पाकिस्तान और दाइश जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल होगा। तो इन लोगों के हवाले से उनको पता था 100 के करीब लोग जो हैं गिरफ़्तार हैं, उनसे बहुत सी चीज़ें, बहुत से इंकशाफात हो चुके हैं। और अगर कोई ये कहे कि उन लोगों को वहाँ पे रिलीफ मिलेगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद एक ख़बर सुबह से बड़ी गर्दिश कर रही है और बहुत से हमारे सीनियर्स जो एंकर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि शायद वो टीटीपी के वो लोग जो बदतरीन दहशत गर्दी में मुलव्वस थे पाकिस्तान के अंदर,
उन्होंने तालिबान के हाथ पे बहस कर लिया है और तालिबान ने उनको फ्री हैंड दे दिया या उन्हें माफ़ कर दिया। ऐसी बात नहीं है यासर, मैं बिल्कुल आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी सूरत में भी एंटी पाकिस्तान कोई भी शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की, दहशतगर्दी कर रहा था, दहशतगर्दों के साथ उसके राब्ते थे, उसको तालिबान किसी सूरत में भी अपनी बैत में नहीं लेंगे, ना उन्हें कबूल करेंगे। और ना अगर वो उनकी बैत में कोई ऐसा जा रहा है तो ऐसे लोग जा रहे हैं जो मंजर पे नहीं थे, जिनको जो सामने नहीं थे, जो पसे पर्दा रह के खामोशी से काम कर रहे थे, जिनका नाम अभी तक कहीं पर नहीं आया था। तालिबान को भी इस बात का इल्म है कि अगर टीटीपी पाकिस्तान के लोगों को हम अब बैत करके अपने पास रख लेंगे तो कल को इनके अंदर वो एक नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे और इनको अंदर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा ये सारी चीज़ें उनके नोटिस में हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब कोई जहन से ये बात निकाल दे कि वहाँ पर कोई सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, ऐसा नहीं है। अब वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक हैं, बड़े समझदार हैं। और मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान ने उनके साथ जो चीज़ें तय की हैं, जो इब्तदाई तौर पर दोहा में भी तय हुई, और जो पाकिस्तान ने एक बाड़ लगा दी है, जो पाकिस्तान जो सिक्योरिटी चाहता है वो सारा कुछ होगा। ये जो पाकिस्तान के अंदर धमाके या पाकिस्तान के अंदर हमले किए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तालिबान के वहाँ आने से पहले किसी न किसी तरीके से भाग कर आए थे, लेकिन ये भी इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ये भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। यानी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसका कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला, तालिबान ने जिस हिमायत का इयादा किया है और जो दावा किया है वो उस पर कायम रहेंगे। नाज़रीन, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, बिलखुसूस अफगानिस्तान पर गहरी नज़र रखते हैं अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, हम बात कर रहे हैं कि आज जो तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू का जो महवर रहा, आने वाले दिनों का तयन किया गया और बिलखुसूस ये कहा गया कि मुकम्मल फ़ौजी इनखला तक हम अपनी हुकूमत तश्कील नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर ख़जाना, कायम मकाम वज़ीर दाखिला, इंटेलिजेंस चीफ, काबुल के मेयर, गवर्नर तयनात कर दिए गए। ये आने वाले दिनों में पंजशेर जैसा सिनेरियो आपको मजीद किन इलाकों में दिखाई देता है, या आप क्या समझते हैं कि पंजशेर वाला मामला भी एक दो दिन में हल होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना अजीम साहब की बात सुन रहा था और मैं बिल्कुल इत्तफाक़ राय रखता हूँ। एक बात तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से तालिबान की हुकूमत, बल्कि उनका आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट जो थी, उसके बाद भारत जो है वहाँ तो सफ़े मातम बेच गया हुआ है। अब एक तो ये बात बड़ी तय है, और उनको एक और मसला बन गया है कि भारत के अंदर ये अब एक पैगाम मिला है उन तमाम जो आज़ादी की मूवमेंट, जो कि तकरीबन 33 के करीब आज़ादी की मूवमेंट्स हैं, जो ये कह रही हैं कि अगर तालिबान कर सकते हैं तो फिर हम भारत के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते, और उनके जुल्म और जबर को जो है और उनकी दहशतगर्दी को, जो रियासती दहशतगर्दी है, उसका इख्तिताम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक भारत के लिए मेरे ख्याल में मौत का पैगाम है और भारत जो है एक शदीद कशमकश के अंदर मुब्तला है। अब जो आपने बात की पंजशीर के हवाले से, देखिए पंजशीर वैली के अंदर जो है वो अहमद शाह मसूद जो थे वो एक बड़े वॉरियर थे और उनकी जो पहुंच थी वो ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक जो है वो चलती थी। लेकिन अब जो है वो तालिबान दरमियान में उन्होंने कुछ इलाके जो है वो उनके पास आ चुके हैं। तो पंजशीर वैली जो है, क्योंकि मैं वहां गया हुआ हूं, इसलिए वो एक बिल्कुल छोटी सी जगह है और वो चारों तरफ से जो है वो घिर गई है, जिसका अमरुल्लाह साले ने जो है इकरार कर दिया। अब अमरुल्लाह साले कौन है? अमरुल्लाह साले वही हैं, ये ख्वाहिशात होती हैं लेकिन इसके ऊपर अमल होना एक और बात है। नॉर्दर्न अलायंस के हवाले से अगर हम देखें तो हमें पता है कि ओबराय होटल के अंदर 2.5 साल तक जो है अब्दुल्ला जो है वो वहां कयाम पजीर रहे भारत के अंदर, और उनके मेहमान रहे, उनके रॉयल स्वीट के अंदर उनको मेहमानी जो है वो की गई, उनकी मेजबानी की गई। अब यही अब्दुल्ला जो अभी चंद महीने पहले पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, उसके पाकिस्तान के दौरे के एक हफ्ते के बाद इन्होंने 8 दिन का दौरा जो है वो किया और वहां इंडिया के अंदर बैठे और जो तमाम पाकिस्तान की बातचीत थी वो वहां उन तक पहुंचाई। लेकिन पाकिस्तान के मारखोर अल्हम्दुलिल्लाह
इतने ये कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए, उनको मालूम है। अब जो पंजशीर के अंदर सूरत हाल है कि एक तो उनको चारों तरफ से जो है वो नरगे में लिया गया, दूसरी बात यह है कि उनकी सप्लाईज को रोका गया, और तीसरी बात यह है कि ताजिकिस्तान को पैगाम दिया गया कि अगर वहां से कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई तो उसके नतीजे जो है वो फिर मुस्तकबिल के अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे बल्कि कशीदा हो जाएंगे। तो उसकी वजह से ताजिकिस्तान जो है उसने अपने हाथ रोक लिए, और रशिया ने पैगाम दिया ताजिकिस्तान को कि आप किसी किस्म की जो मदद है जो आप माजी में करते रहे वो आप ना करें। लेकिन साथ एक और जो अहम बात है वो ये है कि जब से अहमद शाह मसूद जो थे वो एक ग्रेट वॉरियर थे और उन्होंने रूस को रोके रखा, लेकिन अहमद मसूद से आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनके साहबजादे से कि जब अमेरिका ने हमला किया तो आपने अमेरिका के खिलाफ मज़ाहमत या जहाद का ऐलान क्यों नहीं किया। ये वो तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से उनको जो एक ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट है वो उस तरह से हासिल नहीं है। खुद वो बरतानिया के रॉयल कॉलेज से पढ़े में हैं, और उसके अलावा जो वॉर स्टडीज के अंदर उन्होंने अपनी डिग्री की भी है। लेकिन मसला यह है कि उनके ग्राउंड के ऊपर उनका कोई तजुर्बा नहीं है। मैं उनको जानता हूं, बचपन से मैं अहमद मसूद को जो है मैं मिला था एक जब बहुत छोटा था ये, तो मैं इन सब लोगों को जानता हूं। और मेरा ख्याल है कि जो आने वाले वक्तों में जैसे तालिबान के आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप उनका कॉन्फिडेंस देखें, और फिर एक अहम बात जो कि आज मैं सिर्फ इस प्रोग्राम के हवाले से राना अजीम और आपके हवाले से, क्योंकि आप दोनों बड़े जबरदस्त मुहब्बे वतन है, तो मैं आज आपके हवाले से एक खुफिया बात आप तक पहुंचाऊंगा। वो ये है कि इस टाइम पे पहले तो अमेरिका और उसके हवारी जो थे वो पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए थे, लेकिन अब अमेरिका जो है वो सिर्फ एक एयरपोर्ट तक जो है वो कन्फाइन होकर रह गया है, जहां उसके 61 जहाज जो है वो रोजाना फ्लाइट के ऊपर लोगों को ले जा रहे हैं वहां से। अब मसला यह है कि इनखला के दौरान में तकरीबन 61 जहाजों का मतलब है कि अरब हां नहीं बल्कि खरब हां डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। दूसरा यह है कि वो चारों तरफ से जो है वो तालिबान के नरगे के अंदर है। यही वो वक्त था जब तालिबान ने एडवांसमेंट की, उनको मालूम था कि अमेरिका इसमें कोई काम अपना किरदार अदा नहीं कर सकेगा, और पंजशीर के ऊपर जाके उन्होंने एक न सिर्फ साथ मुज़ाकरात का अमल रखा बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो है वो एक जो 31 अगस्त तक गैर मुल्की फौजों का वहां से इनखला हो जाएगा। क्या 31 अगस्त तक आप समझते हैं कि इनहला हो जाएगा, या 31 अगस्त के बाद भी कोई टाइम मिलेगा? जो आज एक अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के बड़े अहम शख्सियत की तालिबान के अहम रहनुमाओं से मुलाकात हुई और उसमें कुछ मामला तय हुए, इसमें क्या हकीकत है? और क्या वाकई 31 अगस्त तक मामला जो है वहाँ से इनखला हो जाएगा? मज़ीद टाइम देंगे? कोई मामला तय हुए या नहीं हुए? राना साहब, क्या अमेरिकन इंटेलिजेंस के चीफ पहले नहीं मिलते रहे? 7,000 8,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जहाज गिरा दिया उन्होंने। तो ये मुलाकातें तो पहले जारी रही हैं और मेरे ख्याल में अभी भी जारी रखनी चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है। लेकिन अभी उनके जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, सोहेल शाहीन साहब हैं, उन्होंने इस बात को, इस किस्म के किसी भी जो एक मीटिंग थी उसके मुतल्लिक कुछ भी बताने से गुरेज किया और उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। लेकिन 31 अगस्त के हवाले से अगर हम बात करें तो 31 अगस्त को अमेरिका को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। इसी वजह से G7 कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा बोरिस जॉनसन जो है बहुत एक्टिव हैं, वो अमेरिका को ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी सूरत जो है वो उनको रजामंद कर लें कि वो 2 से 3 दिन का डिले कर दें। लेकिन तालिबान जो है वो कहते हैं कि 24 से 36 घंटे का भी हम जो है वो किसी किस्म का फर्दर डिले जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप जो है वो हमारे दुश्मन के तौर पर जो है पहचाने जाएंगे और आपको हम किसी किस्म की भी इजाजत नहीं देंगे कि आप अफगान सरजमीन पे रहें। इसी वजह से वो अपनी हुकूमत नहीं कायम कर रहे। वो हुकूमत इसलिए नहीं कायम कर रहे क्योंकि जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं लोग, जो ये चाहते हैं कि वो लोग शामिल हों जो कभी शरीके कारवान नहीं थे, जो मंजिल उनको नहीं मिली जा सकती, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हों, चाहे वो कोई और बड़ी शख्सियात हों, वो तमाम लोग जिन्होंने अमेरिका के आने के ऊपर ना उनके खिलाफ मज़ाहमत की और ना ही जो है वो बल्कि अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, ऐसे लोगों के लिए मुस्तकबिल के अफगान हुकूमत के अंदर जगह नहीं है। बहरहाल उनके अंदर टेक्नोक्रेट और वो लोग
जो कि मेरे ख्याल में काबिल थे और अमेरिका के खिलाफ जो है आप भारत के हवाले से तालिबान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको कैसा देखते हैं मुस्तकबिल में, कि भारत ने अशरफ गनी हुकूमत की इस कदर हिमायत कर दी कि तमाम अंडे एक ही टोकरी में रख दिए। अब दूसरी जानिब अमेरिका ने डायरेक्ट जो मुज़ाकरात हैं वो तालिबान के साथ किए हैं, तो भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? भारत का अफगानिस्तान के साथ वही रिश्ता है जो महमूद गजनवी का रिश्ता था उनके साथ, जो अहमद शाह अब्दाली का रिश्ता था, जो ये रिश्ता नापाक है, नाजायज है। ये मुमकिन नहीं होगा। भारत का एक ही रोल है अफगानिस्तान में और वो है नो रोल। उनका कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसका रोल है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, चीन और इस खित्ते के अंदर तमाम लोग मिलके भारत को जो ख्वाब जो कि वो देख रहा है, बुन रहा है, और वो अमेरिका के कंधे पे सवार होकर चीन को जो है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को जो है वो मरूब करने की कोशिश कर रहा है। ये भारत का ख्वाब बुरी तरीके से आप देख लेना मेरे आने वाले वक्तों में कि भारत जो है वो डिसओरिएंटेशन का शिकार है, भारत जो है बौखलाहट का शिकार है, के अंदर अभी जबरदस्त फूट पड़ने वाली है। भारत के अंदर उनको इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज आने वाले हैं। भारत को आगे जो है वो एनर्जी क्राइसिस आने वाले हैं, क्योंकि टैपी और कैसा 1000 का जो एक प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते जो है वो भारत तक पहुंचेगा। अगर भारत जो है वो किसी किस्म की जो है वो आज जो तालिबान तर्जमान ने कहा कि माजी में हमारे साथ जिन लोगों ने बेवफाई की और हम उनको याद रखते हैं और एक बड़ी तवील लिस्ट है, उस लिस्ट में आप क्या समझते हैं कौन कौन शामिल है? उसमें देखें, बेवफाई के अंदर बहुत सारे लोग हैं। कुछ उसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो कि अमेरिका के डर से उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी एक गलत पॉलिसी को सपोर्ट करते रहे। मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन साथ ही साथ वो तमाम अवामिल और वो तमाम ममालिक जो उस टाइम पे जो है वो अमेरिका का राग अलापते रहे, और साथ ही साथ भारत के अंदर खास तौर पे जिन्होंने बाकायदा वहाँ हेलीकॉप्टर फराहम किए, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई अफगान आर्मी को तालिबान के साथ लड़ने के लिए, जिन्होंने तालिबान को दहशतगर्द करार देते हुए कोई उन्होंने मज़ामत नहीं की, उन्होंने कोई उसके ऊपर उनके माथे पे बल नहीं आया। उन्होंने जो है वो हमेशा ये कोशिश की कि किसी सूरत जो है वो अशरफ गनी के हाथ मजबूत किए जाए। लेकिन अशरफ गनी जो है उनका हाल वही हुआ जो मीर सादिक और मीर जाफिर का होना था, क्योंकि अशरफ गनी को बकायदा लात ताल्लुकी का इजहार कर दिया। ये वही अशरफ गनी है। मुझे याद है कि इन्होंने जब APH का वाकया हुआ तो इन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर इन्होंने बड़ा इजहार खुशी का इजहार किया, हमारे यहाँ बच्चे ज़िबा हो गए थे, और इनको जो है वो खुशी का इजहार इन लोगों को शर्म आनी चाहिए भारत को, कि भारत जो है वो अब जो अपनी एक शिकस्त के, जो मैं कहूँगा कि जो उनकी शिकस्त के जबड़ों से वो फतह को बरामद नहीं कर सकते किसी सूरत। इसलिए भारत जो है भारत के लिए इस वक्त खित्ते में अगर अमन कायम हो जाता है तो ये सबसे बड़ी शिकस्त होगी, और अगर खित्ते में अमन कायम होता है तो खित्ते के ममालिक हैं उनकी बेहतरी का सफर और आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा? पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगा या अभी उसमें मजीद हर्डल्स आना बाकी हैं? हुकूमत का अपोजिशन के हवाले से जो मौक़िफ़ था क्या वो तब्दील होगा? अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत के साथ ताउन करेगी या टफ टाइम देगी? इसी पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से। आप क्या समझते हैं? फवाद चौधरी साहब का जो कहना था कि दुनिया ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसे नहीं माना, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे किस तरीके का पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई माने या ना माने, तस्लीम करे या ना करे, पाकिस्तान का रोल पहले भी अहम था और आने वाले दिनों में भी और इस वक्त भी बहुत अहम है। ये हालत है पूरी दुनिया की सुपर पावर्स की कि वो यहाँ से इनखला नहीं करा पा रहे हैं पीसफुल तरीके से, और आप देख रहे हैं कि काबुल की जो एयरपोर्ट की सूरत हाल है वो क्या है।
लिहाजा फिर पाकिस्तान से दरखास्त की गई और अब तक पाकिस्तान ने को 1500 के करीब वहाँ उनके जो शहरी हैं उनको वहाँ से निकाला भी है। तो पाकिस्तान का रोल तो इस खित्ते में मेरे ख्याल से अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। कोशिशें बेपनाह हैं, भारत ने बहुत कोशिशें की हैं। भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करवाया आखिरी दिनों में जो कतर में मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन वो इसके साथ साथ खुद भी अफगानिस्तान का जो पूरा गेम प्लान है, जो पूरा सिनेरियो है इस वक्त, उसमें से माइनस हो गया है। लिहाजा उसने जितनी वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी वो भी ज़ाया हुई, जितने वो लोग उन्होंने वहाँ वो काउंसिल खाने खोले थे वहाँ से भी उनको भागना पड़ा। और इस वक्त कुछ भी एट स्टेक इनसाइड अफगानिस्तान भारत का नहीं है, सिवाय इसके कि वो किसी भी फाउल सूरत हाल का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान को ब्लीड कराने की फिर से कोशिश करेगा। एक बात तो ये है, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की सूरत हाल का इम्पैक्ट हर सूरत में पड़ेगा। कुछ तो इंडिकेटर्स आने शुरू हुए हैं, जिस तरह आपने देखा 2 बड़े वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, एक कोयटा में हुआ, फिर दासू में हुआ, ये सब कुछ आपके सामने है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट तो उसका पाकिस्तान पर आएगा। अब देखना यह है कि हम किस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं, क्या पॉलिसीज बनाते हैं। तालिबान को हैंडल करने का तजर्बा हमारे पास मौजूद है, हमने पहले भी हैंडल किया था। अभी भी ये तसव्वुर किया जाता है कि शायद तालिबान हमारी बात मानते हैं। और जो एक खास बात तालिबान की लीडरशिप की तरफ से कही गई है कि टीटीपी को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, ये बड़ी ही इनकरेजिंग और बड़ी ही हार्टनिंग बात है। लेकिन हम तवक्को ये करते हैं कि वो अपने अल्फाज का पहरा देंगे, क्योंकि साथ ही साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि टीटीपी की जो वहाँ लीडरशिप वहाँ छुपी हुई है, उन्होंने बैत कर ली है तालिबान लीडरशिप के हाथ पे। तो ये इंडिकेशन जहां बहुत पॉजिटिव्स भी आ रही हैं, वहां उसके साथ साथ परेशान कौन सूरत हाल भी है। तो अफगानिस्तान में अमन जो है वो कल कायम होने नहीं जा रहा, परसों नहीं होने जा रहा, और शायद कई साल तक ना हो। इसके लिए भी अगर आप तारीख उठा के देखें अफगानिस्तान की, तो ट्राइबल चीफ्टन सोसाइटी है, चाहे वो मुजाहिदीन तंजीमात थी, जब इक़्तिदार की बात आती है तो आपस में इनका खिंचाव और इनके दरमियान लड़ाई जो है वो इनएविटेबल है, वही अब हो रही है। तब इसके बावजूद कि तालिबान ने दावा किया कि पूरे अफगानिस्तान पर उनका कब्जा है, लेकिन पंजशेर में आप देख रहे हैं कि किस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना है। बाकायदा तालिबान और पंजशेरी लोगों के बीच जंग हो रही है, जो फॉर्मली शुमाली इत्तेहाद होता था, जो अहमद शाह मसूद का गढ़ समझा जाता था। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल बहुत क्या लगता है, क्या अहमद मसूद जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे? उनको मनाने के लिए, उन तक राब्तों के लिए बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे? अगर नहीं आएंगे तो कहीं उनके पीछे कोई गैर मुल्की हाथ तो नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे अपनी टर्म्स पर, और ये बात बिल्कुल करीने क्यास है कि उसके पीछे जो है उसको सपोर्ट मिले इंटरनेशनल जो रीजनल स्टेट्स जो हैं, ख़ासतौर से इंडिया के हवाले से तो मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि वो पंजशेर के लोगों को, जो शुमाली इत्तेहाद के अहमद वली साहब हैं, उनको पैसे भी देगा, असला भी देगा, ताकि गड़बड़ अफगानिस्तान में चलती रहे, और फिर उसको ये जवाब मिल जाए वहाँ से फिर उन्हीं कुव्वतों को इस्तेमाल करके जो दहशतगर्द तंजीमें हैं या जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनको रीएक्टिवेट करके पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश करे। तवक्को तो नहीं है कि फौरी तौर पर अहमद वली मसूद साहब जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। अगर आएंगे तो अपनी टर्म्स पर आएंगे, जिसके लिए बज़ाहिर तालिबान तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि जो आखिरी इत्तलात वहाँ से आ रही हैं वो ये हैं कि तालिबान ने अपने जो फोर्सेज हैं या अपने जो ग्रुप हैं, मुसल्ला ग्रुप हैं, उनको हुक्म दिया है कि वो पंजशेर की तरफ मार्च करें। पंजशेर पहले ही दावा करते हैं तालिबान के हमारे घेरे में है, और मजीद वहाँ तालिबान अगर जाएंगे जंगजू तो फिर क्लैश बढ़ेगा, इसके कम होने का इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता। सही। बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं खित्ते के इस हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी हुकूमत और अपोजिशन का ज्वाइंट सेशन बुलाने के हवाले से जो दिलचस्पी का इजहार है वो किधर से आपको ज्यादा दिखाई देता है और किधर से कम? देखिए, हमेशा से जब से ये हुकूमत आई है हम ये देख रहे हैं कि होता ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए इनवाइट करती है अपोजिशन को, उनके मिन्नतें तरले भी करने पड़े तो करते हैं ताकि किसी न किसी सूरत कोई ना कोई नतीजा अखज़ हो। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है कि अपोजिशन ने कई बार ये इजहार किया है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत बैठने को तैयार नहीं, और हुकूमत जहाँ बैठने को तैयार है वहाँ उसका अपना मुफाद जो है, मिसाल के तौर पर आप देखिए इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं उसके हवाले से, वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के हवाले से तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन साथ ही शर्त यह है कि आप ये ईवीएम मशीन जो है
जो नया एक दरफुंतनी ही मैं कहूँगा छोड़ी जा रही है, वो ये कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है उसको आप तस्लीम कर लें तो आइए फिर मिलके बात करते हैं। तो इस तरह गुफ्तगू नहीं होती है। मेरे ख्याल से जितने भी इश्यूज हैं पहले भी गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द पार्लियामेंट तय किए हैं बगैर अपोजिशन को कंसल्ट किए। आप देखिए 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी, एक उससे पहले यानी कश्मीर के हवाले से अगर आपको याद हो GHQ में इजलास हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर उसमें जाते नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी अना के तहत उनको इतना अहम नहीं समझते कि उनसे बैठ के बातचीत करें तो ये बातचीत किसी एक किनारे पहुंचेगी या किसी मंतकी इंजाम को पहुंचेगी। मुझे इसके बारे में मेरी रिजर्वेशंस है। मुझे नहीं लगता कि अगर ये कुत्ते की कंडीशन में आ गया। अपोजिशन के इतराज़ात अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह। आप मौजूदा अपोजिशन का कट होता देख रहे हैं। और दूसरा, क्या मरियम की खामोशी, मरियम साहिबा तंदुरुस्त हो गई हैं माशाल्लाह, उनकी रिपोर्ट भी बेहतर आ गई, उसके बावजूद कहा जा रहा है वो कराची के जलसे में भी शिरकत नहीं कर रही और शायद आइंदा आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी सियासी सरगर्मियाँ बहाल ना कर सकें। तो क्या ये बयानिया शहबाज शरीफ का बयानिया अब जमात में चलेगा? इख्तलाफात हैं, प्लानिंग है, क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि PDM को रीएक्टिवेट करने की कोशिशें हो रही हैं। जो कराची का जलसा है उससे इशारे मिलेंगे कि PDM किस तरफ जा रही है, कितनी ताकतवर है। दूसरी बात यह है कि जहां तक मरियम का ताल्लुक है, देखिए बयानिया PMLN में एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा जब तक नवाज शरीफ की सांसें चल रही हैं। वहां 2 बयानिए नहीं हो सकते। पार्टी के अंदर किसी एक इशू के ऊपर या किसी एक पॉलिसी के ऊपर 2 राय हो सकती हैं, उसका इजहार भी हो सकता है। लेकिन वो जो एक ख्वाहिश थी शेख रशीद साहब की कि इसमें से नून में से शीन, शीन में से जीम, जीम में से पता नहीं क्या कुछ निकलेगा, ये ख्वाहिश भी नहीं है। भी बहुत सालों से हम सुन रहे हैं कि खानदान के अंदर दरारें पड़ गई हैं, पार्टी के अंदर टूटने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होके दिया नहीं है। इसलिए कि पार्टी भी एक ही बंदे की है, वोट बैंक भी उसी का है। और मेरा नहीं ख्याल कि 2 बयानियों की बात जो है उसको कोई तकवीयत मिलती है। अगर हम दोनों भाइयों का आपस में रवैया देखें तो यकीनी तौर पर मरियम के रीएक्टिवेट होने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जहां तक PDM का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वहां जमात की नुमाइंदगी जो है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। अब आगे क्या फैसले होने वाले हैं वो एंटिसिपेट करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। जहां पे PDM की बात हो रही है और PDM के मुस्तकबिल की बात हो रही है, कराची जलसे की बात हो रही है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी का PDM के से क्या कहना था आज के दिन, वो पहले मुलाहिजा करते हैं। बुखारी साहब फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जलसा रखे तो उनका हक है, वेलकम भी करते हैं, लोगों को भी कहते हैं कि मदद करें उनको और PDM का जलसा को कामयाब करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक वास्त सियासी रास्ता अमली तौर पे दिखाया था कि हम इस हुकूमत को जमहूरी अंदाज से एक गैर जमहूरी हुकूमत को गिरा सकते हैं। वो अपनी, उनका हक है कि वो उस रास्ता नहीं अपना रहे हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं और कराची से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो वो आए जलसा करे। बुखारी साहब, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझते हैं कि आफ्टर माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM की वक़्त क्या है? देखिए, 2 तरीके से इसको देखा जा सकता है। पहली बात तो ये कि वो जिस तरह बात करते हैं कि जी पंजाब हुकूमत को सबसे पहले गिरा देना चाहिए, भाई आप अपनी जरा सीटें तो गिने ना, वहां पर कितनी है, आप किस बलबूते पर कह रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। और दूसरी तरफ आप PDM के प्लेटफॉर्म को भी अब ओन करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दिल में ख्वाहिश है, अगर आपको इनके पिछले बयानात याद हो इसी हफ्ते के बीच, तो वो ये कह रहे थे कि अपोजिशन जब तक मुत्तहिद नहीं होगी किसी भी हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं है, और जो प्रेशर बनना चाहिए, बिल्डअप करना चाहिए, वो नहीं हो सकता जब तक अपोजिशन मुत्तहिद ना हो। तो मेरे ख्याल से, मेरी इंटरप्रिटेशन है, ये मैं गलत हो सकता हूं, कि PDM से निकलने का जो फैसला था उसके ऊपर शायद रिकंसिडरेशन का अमल जो है वो जारी है। ये कराची का जलसा तय करेगा। जिस तरीके से उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो उसे कामयाब होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर वो जलसा बड़ा हो जाता है तो मेरे ख्याल से, जैसा कि फजलुर रहमान साहब ने भी इंडिकेट किया था, खुद शहबाज शरीफ साहब जो है बात कर चुके हैं आसफ जरदारी से भी, बिलावल भुट्टो से भी, तो मुझे लगता है ये कि पीपल्स पार्टी को इस फोल्ड में वापस लाने की कोशिश होगी, तब ही कोई प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर बन सकता है। आइसोलेशन में ना पीपल्स पार्टी कुछ कर सकती
है, ना PMLN कर सकती है। और जो हिस्ट्री है रिसेंट वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप देखिए पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से चेयरमैन जो है सेनेट का जितवाया है, 7 बंदों के वोट जो है वो मुस्तरद करवा के, उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है लोगों की। तो मैं ये इस बात में तो कायल हूं कि जब तक अपोजिशन के तमाम रैंक्स एंड फाइल्स एक नहीं होंगे, एक पेज पर नहीं होंगे, किसी भी सिटिंग हुकूमत को गिराना इतना आसान काम नहीं है। जो इस्तीफे देने की बात थी, जो जिसके ऊपर इख्तलाफ हुआ असल में, उसके ऊपर अगर वापस इत्तफाक राय हो जाता है तो शायद PDM कुछ करने में कामयाब हो जाए। वाहिद साहब, आप समझते हैं कि इस पर इख्तलाफ राय कायम हो जाएगा और आप समझते हैं कि हुकूमत जो है 5 साल अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? देखिए, मैंने इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि PDM दोबारा से रीएक्टिवेट जब होती है तो उसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल हैं या नहीं हैं, वो किस किस्म का पब्लिक सपोर्ट का मुजाहरा कर पाते हैं, चाहे वो कराची का जलसा है चाहे उसके बाद के जलसे हैं। जब तक एक प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन नहीं आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने से कोई रोक सकता है। यानी जब तक एक प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन सारी मुत्तहिद नहीं हो जाती तब तक मुस्तकबिल का तायुन नहीं किया जा सकता, और ये तायुन कराची का जलसा देख के भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में जलसा। इस जलसे के हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी ये कहते हैं कि वो कराची आएँ, उनका जलसा कामयाब हो, हम भी लोगों को कहेंगे कि उनका जलसा कामयाब बनाएं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फिर से इशारा दे दिया है कि PDM के हवाले से हमने जो एक मुशावरत रखी थी कि आप पंजाब से आगाज़ करें, पंजाब से तहरीक अदम एतमाद लाएं, लेकिन वो PDM ने नहीं मानी। अब अगर अपने तई वो कोशिश करना चाहते हैं तो करें, हम भी लोगों को कह देंगे कि आप भी कोशिश में कामयाब रहें। तो इस पूरे मंजरनामे में कराची जाने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा नहीं जाएंगी, बल्कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। तो मरियम नवाज साहिबा PDM के जलसे से किस तरह दूर रह सकती हैं, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, इस बार PDM का अगर बड़ा जलसा है, कराची एक बड़ा शहर है, जलसा भी फिर बड़ा होगा, उससे मरियम नवाज साहिबा कैसे महरूम रह जाएंगी? महरूम इस तरह रह जाएंगी कि मरियम नवाज साहिबा जो है उनको, आपको पता है कश्मीर के इलेक्शन, सियालकोट का इलेक्शन, इस इलेक्शन के बाद मरियम साहिबा को कोरोना हो गया। कोरोना से पहले मरियम साहिबा को तनकीद का भी कोरोना हुआ, और वो कोरोना, तनकीद का कोरोना जो था वो उनकी अपनी सियासी जमात के अंदर से हुआ। बड़ी बड़ी बुलंद आवाज़ें आना शुरू हो गई कि मरियम की वजह से हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, मरियम की वजह से हमारे पास कुछ नहीं रहा। आप गौर करें कि बलूचिस्तान, KPK, सिंध, कश्मीर और उसके बाद पंजाब में भी इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मरियम के करीबी हलकों ने, मरियम के करीबी लोगों ने कहना शुरू किया कि मरियम साहिबा ये पोजीशन तो आपके लिए कोई अच्छी नहीं है। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड ले लिया, लेकिन उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ हर सूरत में चाहते थे कि मरियम इन रहे। लेकिन इन तमाम हालात में जब देखा इन्होंने कि मरियम अगर इन होती है तो मुस्लिम लीग नून के अंदर वाज़े तौर पर ग्रुपिंग हो जाती है। आपने हमारे ही प्रोग्राम में राना तनवीर साहब के ख्यालात सुन लिए थे, दूसरे तो शाहिदा खान अब्बासी के आपने ख्यालात सुन लिए थे। तो ये सारी चीज़ें इतना खुल के सामने आना शुरू हो गई कि वक्ती तौर पर मरियम को रोक दिया गया। अब मरियम साहिबा की तरफ से ये कहा जाएगा अभी बीमारी से उठी हैं, अभी कमज़ोरी है, उसके बाद उनके बेटे की शादी हुई है, पाकिस्तान में भी एक तकरीब होनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मामला ये नहीं। ये सारी सिर्फ एक गुफ्तगू है, सिर्फ एक बातें हैं, सिर्फ एक बहाने हैं। मेरे पास इतला ये है कि मरियम साहिबा जो है वो कराची के जलसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव होना शुरू करेंगी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ और उनके करीबी साथियों ने वाज़े तौर पे, मैं ये फिर आपको कह रही हूँ, वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में वो किसी सूरत पे, किसी भी हालत में मियां शहबाज शरीफ को जो है वो बिल्कुल फ्री हैंड नहीं देंगे। ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि मियां शहबाज शरीफ को वो फ्री हैंड नहीं देंगे। PDM का अगला कराची के जलसे के बाद जो इजलास होगा, आप देख लेंगे उस इजलास में मरियम साहिबा मौजूद होंगी। ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म खबर दे रहा हूँ, मरियम साहिबा उस इजलास में मौजूद होंगी। और शहबाज शरीफ जो है उनको भी ये पैगाम जा चुका है। शहबाज शरीफ साहब को तो 4 दिन का बोलना भी नसीब ना हुआ। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, आपको एक चीज़ में रखिएगा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अपने बाई से बाहर नहीं है।
वो एक कोशिश करते हैं, मुलाकातें करते हैं, किसी जगह से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, वो उनकी भरपूर कोशिश होती है। लेकिन वो क्या करें, वो जितनी कोशिश करते हैं, जितना वो मूवमेंट बनाते हैं, एक बयान या एक ट्वीट आता है, उनकी मूवमेंट का, उनकी तमाम मेहनत का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो वो क्या करेंगे? देखिए, अब आपको मैं ये भी बता दूँ, ये पीडीएम का जलसा सिर्फ एक रवायती जलसा है। लेकिन राना साहब, आप जलसा अगर देखें तो इस वक्त सिंध की सूरत हाल देखें। सिंध ने सबसे बाद तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया है, सबसे बाद। अब ऐसी सूरत हाल में कराची शहर में, जो सबसे बड़ा शहर है, जहां पे रेशो भी सबसे ज्यादा थी, वहां पे जलसे का ऐलान कर लेते हैं। सिंध हुकूमत इजाजत दे देती तो सिंध हुकूमत पे तनकीद ना होगी? भाई, सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं देगी, लेकिन इनको रोकेगी भी नहीं। मैं आपको ये भी बता दूँ, वो इजाज़त कागज़ों में इजाज़त नहीं देगी, इनको रोकेगी भी नहीं। और इस जलसे के बाद जो एक तूफ़ान आएगा ना कोरोना का, उस तूफ़ान का सामना ना शहबाज शरीफ कर सकेगा, ना मौलाना साहब कर सकेंगे। अब ये बात बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। सिंध में पहले भी केसेस ज़्यादा हैं, अब मज़ीद ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। सिंध के अंदर अगर कोरोना खुदा न हास्ता इस जलसे के बाद फैलता है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी सियासी जमातों को उठाना पड़ेगी ना। और सियासी जमातें जो हैं, उसकी ज़िम्मेदारी के बाद आपको उनका सियासी नुकसान होता भी नज़र आएगा। या सर, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी क्या जलसे बंद हो गए थे? चाहे हुकूमत की सतह पे हो, चाहे अपोजिशन की हो, नहीं बंद हुए थे ना। ये कोरोना इनके लिए इशू नहीं है, इनके लिए इशू है अपनी सियासत को चमकाना, अपनी सियासत को आगे लेकर जाना, अपनी सियासत पे जो है वो जितनी गेम कर सके वो करना। कराची का जलसा सिर्फ और सिर्फ पीडीएम अपनी सियासी साख बहाल रखने के लिए कर रही है, जबकि पीडीएम के कराची के जलसे में पीडीएम के अंदर ही शदीद मुखालफत हो रही है, शदीद मुखालफत हो रही है। मगर मौलाना फजल रहमान बाजिद हैं, उन्होंने जलसा करना, उन्हें जलसा करने दें। इस जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून एक अपनी आज़ाद तहरीक चलाएगी। या सर, जो बड़ी खबर है, मुस्लिम लीग नून अपनी आज़ाद तहरीक चलाएगी। वो तहरीक जो है हुकूमत को गिराने के लिए नहीं होगी। वो तहरीक इन्होंने जो फैसला किया है, वो तहरीक होगी महंगाई, वो तहरीक होगी लोड शेडिंग, वो तहरीक होगी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ, वो तहरीक होगी कि हुकूमत के जो ऐसे काम है जिससे अवाम को नुकसान पहुँच रहा है, वो तहरीक ऐसी होगी जिससे ये लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे। मेरे पास इतला ये है कि आज जो ट्रेडर्स ने बड़े बड़े बुलंद दावा किए हैं, ट्रेडर्स ने आज जो बड़े नारे लगाए हैं कि हम सितंबर के महीने को एहतजाज का महीना मनाएंगे, तो उन तमाम ट्रेडर्स के पीछे भी मुस्लिम लीग नून खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के बाकायदा लोग उनसे राब्ते कर रहे हैं, उनसे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। नून लीग एक तरफ तो पीडीएम में है, दूसरी तरफ अपनी एक अलहदा सियासत करेगी, और उस अलहदा सियासत में वो जितना अपना सियासी कद बढ़ा सकेगी वो बढ़ाएगी। हकीकत ये आइंदा इंतखाबात की तैयारी होगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातों से पहले शुरू कर देगी। नाज़रीन, शर्ती अखलाकी इक़दार पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, 14 अगस्त के वाक़े के बाद पंजाब भर के तमाम पार्क्स में टिकटॉकर्स पर पाबंदी लगा दी गई है, उनका दाखिला ममनू कर दिया गया है। यूट्यूबर्स को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सिक्योरिटी एहलकार जो है वो उन पर कड़ी नज़र रखेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से मदद तलब की जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में हम कुली तौर पर मुआशरे की अखलाकी इक़दार का तयन किस तरीके से करेंगे, कौन जिम्मेदार है, अखलाकी इक़दार को बुलंद किस तरीके से किया जाता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सुहेल अहमद साहब ने। सुहेल अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल अहमद साहब, 14 अगस्त को जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसके दो पहलुओं पे बात की जाने लगी। इस मुआशरे के तमाम मर्दों को भेड़िया कहा जाने लगा, तमाम औरतों को बेहया कहा जाने लगा। आप क्या समझते हैं कि अखलाकी इक़दार का तयन किन बुनियादों पे किया जाता है और हम मुआशरे को कहां पे स्टैंड कर सकते हैं? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी हमारी कश्ती में पानी भरता है ना जी, तो हम वो बाल्टी के साथ पानी निकालना शुरू कर देते हैं, सुराख बंद करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो सुराख बंद किए बगैर आप फिर बाल्टियां भर भर के बाहर निकाल रहे होते हैं, और फिर बहुत सा बजट और बहुत सा वक्त और बहुत सा आपकी कंसंट्रेशन उस तरफ जाया हो रही होती है। इलाज जो है ना जी, उसके साथ परहेज बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी मामले में साथ परहेज की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, या जो वजह है उस बीमारी की उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। अब ये जो बहस हो रही है कि वो खातून जो हैं वो भी उनकी
उन्होंने क्यों ऐसे किया, वो क्यों उधर आ गई, वो क्यों उन्होंने टिकटॉकर्स को बुला लिया, ये सारा कुछ इस नहज तक हम क्यों पहुंचे हैं, मर्द हजरात जो हैं वो इस तरह की हरकत तक क्यों पहुंची हैं, इसको भी सोचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करें कि हम आज भी इखलाकियात के हवाले से बाहर के ममालिक जिनको हम देख के कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, हम उनसे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि वहाँ पे औरत को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके बावजूद वहाँ पे जो इस तरह के वाक़यात हैं उनकी रेशो हमसे ज़्यादा है। हम चूँकि मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ कि हमें 1% भी अगर हम हैं तो हमें वो भी नहीं होना चाहिए। हमारा तो मज़हब जो है वो औरत की इज्जत की इस कदर तलकीन करता है कि हमारे तो जो लीडर हैं, हमारे जो मैसेंजर हैं, हमारे जो नबी पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अपनी छोटी सी बच्ची को देख के खड़े हो जाया करते थे और हर खातून के लिए वो इसी तरह इज्जत और एहतराम रखते थे और दूसरों को भी तलकीन की उन्होंने। तो हम लोगों को अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत उसी तरह करनी चाहिए जो हमारे मजहब में शामिल है। उसके बाद हमने देखना ये है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। भाई, हमारी इखलाकियात का बेड़ा गर्क तो हम लोगों ने कर लिया हुआ है खुद। हम अपनी ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसकी तरफ तवज्जो दें, हम अपने थिएटर ड्रामों की तरफ तवज्जो दें, हम अपने टेलीविजन ड्रामों की तरफ तवज्जो दें। तो हमने कहाँ पे ये चीजें जो है सुहेल साहब, आपने सबसे पहले आपने अपना रोज़गार भी छोड़ दिया कि स्टेज पे अब वो काम नहीं हो रहा, इस्लाह नहीं हो रही, ड्रामों में फहाशी आ गई है, गाने आ गए हैं। आपने सबसे पहले ये अलम बगावत बुलंद किया और उसके बाद आपने एक लाइन चेंज कर ली। बिल्कुल औरत का एहतराम जायज़ है, लेकिन ये जो टिकटॉक शुरू हो गया है जिसपे घर घर में डांस शुरू हो गया है, सुहेल साहब इसका क्या हाल है? मैं आपको अर्ज करता हूँ ना जी, मैं ये भी बेहयाई फैला रहा है। मैंने उस वक्त ये आवाज बुलंद की थी कि खवातीन जो हैं, मैं सबका नहीं कहता मगर उस वक्त बेशतर खवातीन जो थी वो बाकायदा डांस कर रही थी। वो मवाद सारा उस वक्त वीडियो सेंटर्स के ऊपर मौजूद था, अब भी मौजूद है। आप देखिए कि आप लोग तो अगर 500 बंदा एक हाल के अंदर बैठा हुआ है थिएटर देखने के लिए और 3-4 हजार बंदा आप इमोशनल करके तो सड़क पे निकाल देते हैं, तो यार आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि वो किसकी इज्जत करेंगे? ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पे इस तरह की हरकत जो हैं उनका जो एक बन जाता है एक प्रेशर, वो कहीं जाके वो निकल जाता है। और ये यहाँ पे तो ये इस तरह का तो माहौल ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस तरह मर्द को इतना इमोशनल कर देते हैं, आप ये जो ड्रामे चल रहे हैं यार, ये कौन से टॉपिक हैं? मैंने पहले भी एक दफा ये वो जो है चलता था इंडियन ड्रामा चैनल, एक बड़ा बेहुदा सा, मैंने उस हवाले से ये उस वक्त मैं पैमरा की सेंसर कमेटी का मेंबर था, तो मैंने एक मीटिंग में यही कहा था कि हमारे मजहब में जहाँ पे आंखें बंद करने का या आंखें नीची करने का हुक्म है, वहां से इन लोगों का ड्रामा शुरू हो रहा है, वहां से ये ड्रामा खोल रहे हैं। भाई, हमें अपनी भाभी, अपनी दोस्त की बीवी, अपनी मोहल्लेदार औरत के लिए तो ये हुक्म है कि आप बीवी के अलावा अगर किसी औरत पे आपकी नजर पड़ती है तो आप अपनी नजर में हया पैदा करें खुदा के वास्ते। देखें, हुसैन भी उतना ही मशहूर है जितना यजीद, उसका नाम भी साथ किया जाता है, मगर यजीद को गालियां पड़ रही हैं, हुसैन को सराहा जा रहा है। इस पर राय पे और इस कुलिये पे अमल ना कीजिए कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बहुत अच्छी मिसाल दी कि जितना लोग हुसैनी लश्कर को याद करते हैं उतना ही यजीदर भी याद किया जाता है, लेकिन सिफात किसकी क्या है वो सबको मालूम है। बहुत शुक्रिया सुहेल अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।